अब हम कर रहे हैं एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का चैप्टर बेसिकली इसमें हमारे पास जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉकिंग करने वाले जो एजेंट्स होंगे, जो ड्रग्स होंगे, हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो उनको स्टिमुलेट करवाते हैं उसको तो हम कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स, और जो उनको मतलब वो कराएंगे, इनहिबिट करवाएंगे, हम कहेंगे सिम्पैथोलिटिक्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाता है जो अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स है ना, जो उनको ब्लॉक करवाते हैं, उसमें हमारे पास ना बेसिकली कितनी ड्रग्स आती हैं। फिन फिनोक्सीबेंजामीन जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है फिंटोलामीन, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, और हमारे पास यूहिम्बेन। ठीक है, अब मैं मतलब बहुत इजी है ये, तो इतनी इजी है ना कि मतलब आप लोगों को बस पता होना चाहिए क्या लिखना है आपने। जो फिनोक्सीबेंजामीन है ना, ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है ये अल्फा को भी ब्लॉक कर सकती है, बीटा को भी ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, अब इसके साथ दूसरा ये क्या करते हैं, नॉन कम्पिटेटिव ब्लॉकर है, यानी कि अगर आप लेवल को ज़्यादा भी कर दोगे ना ये दूसरी ड्रग्स का, तो तब भी ये क्या करवाएगी, इसने अपना काम जाके ब्लॉक कर देना है। ठीक है, अब इसके सीवीएस के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। अब देखो, हमें पता है अल्फा वन कहाँ पे वेसल्स पे प्रेजेंट होता है, वेसल्स पे प्रेजेंट होगा तो क्या करवाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अब जब ये ड्रग वहां जाके अल्फा वन रिसेप्टर पे लगेगी तो उसको ब्लॉक करवाएगी, जब ब्लॉक होगी तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी और हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी आ जाती है हमारे पास अल्फा टू को जब वो करवाएगी, जब अल्फा टू ब्लॉक होंगे तो नॉन एपिनेफ्रिन का जो रिलीज होती है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज ज़्यादा होगी तो हमारे पास हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट वगैरह ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डिक रिथमिया, एंजाइनल पेन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं एपिनेफ्रिन रिवर्सल। दिखने में तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन हम लोग को ये पेपर में भी आया हुआ है। अब मतलब सिंपल सा ये है कि देखें, हम लोगों ने पढ़ा है जो एपिनेफ्रिन होते हैं ना वो तो नॉन सेलेक्टिव तो है ही, लेकिन उसके वो ना अल्फा वन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो जो फिनोक्सीबेंजामीन है ना, ये भी दिखने में तो नॉन सेलेक्टिव है ही है, लेकिन इसके भी अल्फा वन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखा जाए एपिनेफ्रिन अल्फा वन के ऊपर सारे काम जो प्रोड्यूस करवा रहा था, ये जो हमारे पास फिनोक्सीबेंजामीन है ना, ये सारा कुछ उसका काम रिवर्स करवा रहा है। ठीक है, कैसे, अब देखा जाए एपिनेफ्रिन वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाई, इसने वैसोडाइलेशन करवा दी, उसने हार्ट रेट को ज़्यादा करवाया, इसने उसको कम करवा दिया, उसने बीपी को ज़्यादा करवाया, इसने उसको कम करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे ये हो रहा था, हमारे पास क्या सीन था, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा और थी, इसने कम करवा दी, यानी कि उसके सारे काम को इसने रिवर्स करवा दी। तो इसलिए इसको हम कहा जाता है एपिनेफ्रिन रिवर्सल। मतलब ये था। इसके अलावा थेरेप्यूटिक यूजेस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं किसके लिए, स्वेटिंग के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं फ्रोस्ट बाइट में, यानी फ्रोस्ट बाइट में हम इसको प्रेफर किया जाता है। अब फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है ना वो फ्रीजिंग, मतलब ठंडे जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं ना, बहुत देर तक कोल्ड टेम्परेचर में रहने की वजह से क्या हो जाती है, फ्रीजिंग टाइप हो जाती है, इसको हम कहते हैं फ्रोस्ट बाइट। इसके लिए हम उसको प्रेफर किया जाता है। अब एडवर्स इफेक्ट्स में क्या करवाते हैं, पोस्चर हाइपोटेंशन करवाते हैं, नेजल स्टिफनेस करवाते हैं, नोजिया वोमिटिंग वगैरह करवाता है, इजैकुलेशन को भी इनहिबिट कर देता है। अब हमारे पास आ जाता है फिनटोलामीन। ठीक है, फिनटोलामीन का सिम मतलब दोनों काम सेम है। पिंटो वहाँ पे था नॉन सेलेक्टिव, ये सिर्फ क्या होता, वहाँ पे नॉन सेलेक्टिव था, नॉन सेलेक्टिव ये भी है, वो था नॉन कम्पिटेटिव, ये है कम्पिटेटिव, यानी कि आप ये मुकाबला करेगा। अगर तो किसी दूसरे, अगर दूसरे ड्रग का आप लेवल ज़्यादा कर दोगे ना, तो ये क्या कर, यानी कि आप कह लो कोई भी आप ड्रग दे रहे हो जो कि अल्फा वन को स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। अब अगर वो उसका अब लेवल ज़्यादा है, ठीक है, जो आप स्टिमुलेट कर रहे हो उसका लेवल ज़्यादा है, तो अगर आप फिनटोलामीन को दे दोगे लेकिन इसकी डोज कम है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो वाला ड्रग जाके अटैच होगा। ठीक है, जिसकी लेवल ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कम्पिटेटिव का मतलब ये होता है। एडवर्स इफेक्ट्स और ये जो हमारे पास आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दोनों के सेम है। अब पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, ये अल्फा वन को रिसेप्टर को स्पेसिफिक ब्लॉक करते हैं, कम्पिटेटिवली अल्फा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अब ना आपने इसमें याद करना है कि ये हम लोग हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। अब मैंने ना जब आप लोगों को अल्फा वन रिसेप्टर पढ़ाए थे ना, तो मैंने उसमें बताया था कि अल्फा वन रिसेप्टर की ना आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी आती है, अल्फा वन ए, अल्फा वन बी। अल्फा वन बी जो होते हैं ना वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और अल्फा वन ए जो होते हैं ना वो ब्लडर वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, हम इसको प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में इनको यूज़ कर सकते, टेम्सोलोसिन वगैरह को अल्फोजोसिन, ये सीन लिखा हुआ है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल से मैंने बताया कि वही लिखेंगे, अल्फा वन को ब्लो करेंगे तो ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, अल्फा वन रिसेप्टर को ब्लो करेंगे, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। थेरेप्यूटिक यूज यानी कि सिनकोप वगैरह हो सक, ब्लड प्रेशर वगैरह को कम करने के लिए हम
अब हमने स्टार्ट करने बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स के हमें पता है दो टाइप्स के होते हैं, बीटा वन बीटा टू। ठीक है, बीटा वन जो होते हैं ना हमारे पास, वो क्या अगर हम देखें ना, कार्डियोजेनिक सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो वो स्पेसिफिक जाके हार्ट को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव जो होते हैं ना, वो हार्ट मतलब बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा बात ही जाए, जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं ना, सब वो ब्लड प्रेशर को कम करवाते हैं, और साथ वो ये पोस्टल हाइपरटेंशन को प्रोड्यूस नहीं करवाते। इसके अलावा हमारे पास ये बात हो रही है कि हम लोग यहाँ से हम लोगों के जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, उनके लास्ट पे ओलोल आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम पढ़ा जा रहा है कि प्रोपेरानोल सबसे पहले आ जाते हैं, प्रोपेरानोल। अच्छा, प्रोपेरानोल को ना बेसिकली कहा जाता है प्रोटोटाइप होता है। अब प्रोटोटाइप क्या होती है, बेसिकली प्रोटोटाइप होता है उसके पास ना वो ड्रग जिसके पास अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने की करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये नॉन सेलेक्टिव होता है, बीटा वन को भी ब्लो करेगा, बीटा टू को भी ब्लो करेगा। सीवियर अगर इसकी एक्शन की बात हो रही है, जब बीटा वन को ब्लॉक करेगा तो बीटा वन के जितने भी फैक्ट्स होते हैं ना, वो सारे इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसने बीटा वन हार्ट पे प्रेजेंट था, हार्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। किडनी पे प्रेजेंट होता है बीटा वन, तो किडनी वाले रेनिन को रिलीज नहीं करवाएगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पेरिफेरल कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने डालना है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो वो यही बात हो रही है कि बेसिकली क्या होता है, बीटा टू को ही ब्लॉक करवा रहे हैं। जब बीटा टू ब्लॉक होंगे तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, वैसे तो बीटा टू ने वैसोडाइलेशन करवानी, जब वो ब्लॉक होगी तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, तो ऊपर वाले में वैसोडाइलेशन, क्योंकि सीवीएस के अंदर क्या होता है भाई, बीटा वन जो होते हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, बीटा वन ब्लॉक होंगे तो हमारे पास वैसोडाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन किस तरह से करवाएगा, जब बीटा टू को ब्लॉक करवाएगा ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। इसके अलावा हमारे पास हो रही है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन किस तरह से करवाएगा, बेसिकली बीटा टू हमारे पास लंग्स से प्रेजेंट होते हैं, लंग्स पे वो क्या करवाते हैं, ब्रोंकोडायलेशन। लेकिन जब हम प्रोपेरानोल देंगे तो वो क्या करवाएगा, वो बीटा टू को जाके ब्लॉक करेगा। बीटा टू ब्लॉक होगा तो हमारे पास क्या होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी की अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उसके लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स को नहीं दिया जाता, नॉन सेलेक्टिव, यानी कि प्रोपेरानोल वगैरह को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या करवाती हैं, डिस्टर्ब करवा देती हैं। कैसे डिस्टर्ब करवाती हैं देखा जाए तो, हमारे पास ग्लूकोजिनोलाइसिस हो रही होती है। ठीक है, वो भी कम हो गई, ग्लूकागोन की सिक्रेशन जो होती है वो भी कम हो जाएगी, इंसुलिन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करवाते हैं। अब थेरेप्यूटिक यूजेज है हाइपरटेंशन के लिए, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को क्या करवाते हैं, जिन पेशेंट में हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, उन पेशेंट की बात हो रही है, उन पेशेंट में ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कम करवाएंगे। ठीक है, कम करवा देंगे। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, उसका बीपी चूँकि नॉर्मल होता है, ये नहीं कि उसको भी कम करवा देंगे, नहीं, बस सिंपल से इसमें यही बात हो रही है। इसके अलावा अंजाइना पेक्टोरालिस में ना हमारे बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है, अच्छा, ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन कम कैसे होती है, बेसिकली वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अब जब हम ये देंगे तो वेसल डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास अंजाइना का हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफारेक्शन में यही की सीन होता है, तो इस तरह से इसमें भी हम इसको ट्रीट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं। माइग्रेन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास सर में दर्द वगैरह होती है, तो जिसकी वजह से कि ये क्या होता है, हम लोग इसके लिए भी इसको प्रेफर किया जाता है, प्रोपेरानोल को। हाइपोथायरॉयडिज्म, अच्छा आप लोगों ने एंडो वाला चैप्टर किया हुआ है, उसमें ये हम लोगों ने था हाइपोथायरॉयडिज्म स्ट्रोक। उसमें क्या होता है बेसिकली, हमारे पास स्ट्रोम जो होता है उसमें हमारे पास सिंपथेटिक की सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है, वही शो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपथेटिक एक्टिविटी को कम करवा रहा है ना, इसलिए हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में प्रोपेरानोल को देते हैं, और दूसरे बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, ताकि ये एक्टिविटी को कम करवाया जा सके। ठीक है, इसमें यही था। फार्माकोकाइनेटिक्स में सिंपल से कि ओरल अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसका होता है, और उसके बाद हम अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके ड्रग इंट्रैक्शन वो कह रहे हैं कि जो ड्रग्स इसके मैकेनिज्म को इनहिबिट करती है ना, उसमें हमारे पास आ जाता है सिमेटिडीन आ जाता है, रिट्रोनवीर आ जाता है, जो कि इसके एंटी हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट्स होते हैं ना, उनको वो करवा देती हैं, पोटेंशिएट करवाती हैं। ठीक है, और जो ड्रग्स इसको स्टिमुलेट करवाती हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करवाती हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है बारबिचुरेट्स, फिनाटोइन। इसके अलावा रिफेम्पेन, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब ये ड्रग्स आप नेक्स्ट स्टेप CNS में पढ़ेंगे। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नेडोल और टिमोलोल। ये बेसिकली बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करवाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा पोटेंट होते हैं एज कम्पेयर प्रोपानोल से।
ठीक है। अब जो नेडोलोल है ना उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये हमारे पास जो टीमोलोल होता है ना, इसको एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन होती है ना उसके लिए, उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग उसको ग्लाइकोमा के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब जो ग्लाइकोमा होता है वो क्या होता है, उसमें हमारे पास जो आई का जो प्रेशर होता है ना, इंट्राक्यूलर प्रेशर, वो ज़्यादा हो जाता है, नर्व जो होती है डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से। और वो कैसे ज़्यादा होता है, बेसिकली एक्वस जो ह्यूमर होती है उसकी जो सिक्रीशंस में ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब ये सिक्रीशंस को कम करवाते हैं, और इस तरह से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं ग्लाइकोमा के लिए। अब इसके बाद हमारे पास आता है एसिबुटोल, एटिनोलोल, बीटा ऑक्सोलोल, बिसोप्रोलोल, ये सारी कुछ आ जाती हैं। इनमें आपने इस तरह से याद करना है कि जो बीटा वन रिसेप्टर को करवाती हैं, ब्लॉक करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, बीटा वन को भी ब्लॉक करवाती है, बीटा टू को भी ब्लॉक करवाती हैं। ठीक है, यानी कि नॉन सेलेक्टिविटी है। अब नॉन सेलेक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे। अब हमारे पास जो होते हैं ना, जो कार्डियोसेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ बी वन को ब्लॉक करवाते हैं, उसमें हमारे पास आते हैं मीटोप्रोलोल, एसिबुटोलोल, ठीक है, एटिनोलोल। ये सारे कुछ बीटा वन को ब्लॉक करवाती हैं। अच्छा, और लो डोज भी बीटा वन को ब्लॉक करवाएंगे, और अगर हाई डोज करेंगे तो उसके कार्डियोसेक्टिव इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। एक्शन में वही घुमा फिरा के वही बातें लिखी हैं, बीटा वन को करना है, ब्लॉक करेंगे तो ये काम होगा, बीटा टू को ब्लॉक करेंगे तो ये काम होगा। ठीक है। थेरेप्यूटिक यूज में आप इसको पल्मोनरी फंक्शन के लिए हम लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं वो पल्मोनरी फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। कार्डियो सिलेक्शन सिर्फ हार्ट के लिए यूज़ होते हैं, इस वजह से कर सकते हैं। ठीक है। बिसोप्रोलोल और ये जो हमारे पास आ जाते हैं मीटोप्रोलोल है, ये हम लोग क्रोनिक हार्ट फेलियर में हम इसको प्रेफर किया जा सकते हैं। अब जो हमारे पास आ जाती है क्या, एसिब्यूटोलोल, पिंडोलोल, ये हमारे पास सीवीएस के अंदर जो होते हैं ना, जो एसिब्यूटोलोल होते हैं ना, चूँकि सीवीएस के अंदर ये बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। ठीक है। और जो पिंडोलोल है ना, ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। अब जो नॉन सेलेक्टिव होगा वो बीटा वन बीटा टू दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं। अब ना ये जो दोनों ड्रग होते हैं ना, इनके पास थोड़ी सी वीक अफिनिटी होती है कि वो बीटा वन बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, आईएसए भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिक इफेक्ट्स को कम करवाते हैं। थेरेप्यूटिक यूज में सिंपल से आपने यही करना है कि हम लोग हाइपरटेंशन के केस में, पेशेंट में हम इसको यूज़ करते हैं, ब्रेडिकार्डिया में हम इसको प्रेफर कर सकते हैं, हार्ट रेट को कम करने के इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चूँकि ये आईएसए हैं तो इसके लिए हम इसको स्टेबल एंजाइना में इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आईएसए के मतलब ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये वैसे तो नॉर्मली ब्लॉक करवाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इनके पास अफिनिटी होती है कि इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर भी करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अरिथमिया वगैरह में हम इसको प्रेफर नहीं फिर करते हैं। अब लिबिटालोल एंड कार्बिडोलोल ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्योंकि ये प्रेगनेंसी में यूज़ होते हैं, लिबिटालोल जो होता है स्पेसिफिक। अब इनका एक्शन क्या होता है, लिबिटल और कार्बिडोल दोनों बीटा को तो ब्लॉक करवाते हैं ना, बीटा वन बीटा टू का, साथ ही अल्फा को ही ब्लॉक करवाते हैं। ठीक है। अब एक्शन सेम ही है कि भाई जब अल्फा को ब्लॉक होना है तो वैसोडाइलेशन होगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बीटा को होगा तो हमारे पास पहले स्टार्टिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, बाद में वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस होगी। हाइपरटेंशन के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यही बात हो रही है हमारे पास थेरेप्यूटिक यूजेस में कि लेबिटालोल जो होता है और मिथाइल डोपा, ये हम लोग प्रेगनेंसी में यूज